आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके के 50 क्वेश्चंस और हिंदी के 50 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीनतम में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यमुना का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा और यमुना का मध्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, जो कि मगध के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी, संस्कृत, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऋग्वेद की जो मूल रचना जो है ना, ये संस्कृत भाषा में हुई थी। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पुरानी पवित्र पुस्तक किसको माना जाता है, तो सबसे पुरानी पवित्र पुस्तक ऋग्वेद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेगा, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है डैश, ये क्या कहलाता है? प्रदित्य व्रत, दिन रात व्रत, दिन व्रत, इनमें से कोई नहीं। यह कहलाता है प्रदीप्त व्रत। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न हमारा, लक्षद्वीप समूह है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, डी है इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप समूह है तो लक्षद्वीप समूह जो है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो लक्षद्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है ना ये अरब सागर में स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्राजील में पाया जाने वाला कैंपोस ये कहाँ पर स्थित है? एक जनजाति, एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक उष्णकटिबंधीय पशु। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं झरना, चूना पत्थर, जलंधर या एक्यूक्लुट? जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उसे हम कहते हैं झरना। क्या कहते हैं? झरना। सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन देश कौन सा है? भारत, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, नेपाल। देखिए, अभ्रक के उत्पादन में पहले नंबर पर इस समय चीन का नाम आता है। पहले नंबर पर चीन है और दूसरे पे भारत है, लेकिन चीन ऑप्शंस में है नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? देखिए, भाखड़ा बांध जो है ना ये सतलुज नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर बना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो भाखड़ा बांध जो है ना ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भाखड़ा बांध जो है ना पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व के 90% से अधिक यानी विश्व के 90% से अधिक जीव समूह
इसमें हैं ताजे पानी की नम भूमि में, उष्णकटिबंधीय बरसाती वन में, समुद्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। समुद्र में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। भूमध्य रेखा, 280वीं यामोत्तर रेखा, 180वीं यामोत्तर रेखा, इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग किसके बराबर होती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ना, ये लगभग किसके बराबर होती है? 180वीं यामोत्तर रेखा। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की जो स्थापना जो है ना, वर्ष 1884 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 25, 24, 12, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है, तो सागर का अत्यंत सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पेपर में यह पूछ लिया जाए, महासागरों के जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागरों के जल की औसत लवणता होती है 35%। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस सागर में विश्व में सबसे अधिक लवणता है? विश्व में सबसे अधिक किस में लवणता है? मृत सागर में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 14वां क्वेश्चन हमारा है कि कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी, हुगली नदी, बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी। कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता बंदरगाह जो है ना, ये स्थित है हुगली नदी पर। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति, शॉल की किस्म, इनमें से कोई नहीं। बौद्ध विहार मंदिर। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हैरोमीटर, एटमेरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल्स ईंधन है? पीएनजी, एलपीजी, डीजल, सीएनजी। कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? सीएनजी। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, डैश का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? टेकोमीटर,
फेदोमीटर, स्पेरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है? फेदोमीटर। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि समुद्र की गहराई कितनी है, तो समुद्र की गहराई है 12,100 फीट। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव, गति का प्रभाव, आकस्मिक प्रभाव, बल रहित प्रभाव। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। 22वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन। कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? श्रम प्रधान कृषि, खनन, खदान, अंतरण कृषि। कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? अंतरण कृषि। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, राजाजी नेशनल पार्क टिहरी, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी। ए और सी सही है। तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल में स्थित है और गोविंद नेशनल पार्क ये उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 25 ही क्वेश्चन सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। रुद्रप्रयाग केदारनाथ से हो जाएगा, उत्तरकाशी का सुमेल गंगोत्री से हो जाएगा, हरिद्वार का मनसा देवी, चंपावत का मायावती आश्रम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन देखेगा। भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत। भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सो गाइस, इसका जो श्रेय है ना, सरदार पटेल को दिया जाता है। देखिए, यहाँ से जो है कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी फैक्ट हैं, उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मार्क के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय विस्मार्क के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित एक स्मारक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, ए और बी दोनों, क्लीमेंट एटली। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू।
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम दिया था? करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। 29वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन हमारा है, किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? भारत, जर्मनी, चीन, जापान। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस का चीन। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थी? भारत पाकिस्तान, भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंग्लैंड। कौन सी दो टीमें भिड़ी थी? न्यूजीलैंड इंग्लैंड। और इसमें इंग्लैंड जो है वो विजयी रहा था। ठीक है, न्यूजीलैंड उपविजेता और इंग्लैंड विजेता। अगर हम 2024 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 2024 के वर्ल्ड कप में फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थी? ऑस्ट्रेलिया और भारत, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। यानी ऑस्ट्रेलिया ने 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और उपविजेता कौन था? उपविजेता था भारत। ये भी आपको ध्यान रखना है। आईसीसी क्रिकेट T20 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 T20 की अगर मैं बात करूं तो आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दो टीमें फाइनल में कौन लड़ी थी? साउथ अफ्रीका और भारत। तो इसमें भारत जो थी वो विजेता थी और साउथ अफ्रीका उपविजेता थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है 12 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 26.7 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। 26.7 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32वां क्वेश्चन देखिएगा। सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के उसे रूप में बना दें तो उसे क्या कहते हैं? समुदाय, बायोम, प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बायोम कहते हैं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, दिल्ली, आगरा और मथुरा नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा, चंबल, यमुना, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखेगा। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी कहा जाता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री जो हैं चुने गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? वर्ष 1951, वर्ष 1947, वर्ष 1954, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूरी डेट याद कर लीजिए। भारत चीन पंचशील संधि पर जो हस्ताक्षर है ना 29 अप्रैल 1954 को किए गए थे। कब किए गए थे? 29 अप्रैल 1954। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य ध्रुवों पर, इनमें से कोई नहीं। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है, तो पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है ध्रुवों पर।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवने हैं व्रिकफील्डर, हर्मटन, मिस्ट्रिल, चिनूक। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवने हैं मिस्ट्रिल। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खालिस्तान की आत्मकथा ड्रीमिंग विक माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई है। सलमान रुश्दी, सैम पित्रोदा, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। खालिस्तान ने ऑनलाइन फैशन स्टोर AVOF.com का शुभारंभ किया। आदित्य बिड़ला समूह, रिलायंस, टाटा समूह, बजाज समूह। आदित्य बिड़ला समूह। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 40वां क्वेश्चन हमारा। किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया? केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। इकतालीसवां क्वेश्चन हमारा संगठन का रूप नहीं है। ओस, पाला, गुप्त उष्मा, कोहरा। संगठन का रूप नहीं है। गुप्त उष्मा जो है ना ये संगठन का रूप नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है राजधानी। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सुमेल कैसे करना है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, इससे सुमेल आइजोल मिजोरम, दिसपुर असम, शिलोंग मेघालय। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्री नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है ना ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अभी यहाँ पर देखिए आपको असंगत युग्म की पहचान करनी है। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें जो है आपका टेम्स नहीं होगा, थेम्स होगा, थेम्स। ठीक है, थेम्स होगा, ये नोट कर लीजिए क्योंकि टेम्स नहीं होना चाहिए, थेम्स होगा। थेम्स नदी के किनारे असंगत युग्म का चयन करना है। एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ है उद्गम स्थान। यमुना का जो उद्गम स्थान है वो है पिंडारी ग्लेशियर। ये इससे असंगत युग्म नहीं होगा, यानी ये गलत हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, असंगत युग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम नदी से होता है। यमुना, भागीरथी, रामगंगा, मंदाकिनी। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? मंदाकिनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेगा। मोनाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड। आंसर हो जाएगा नेपाल। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। कपासी, स्त्री, पछाप, वर्षी। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं पछाप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री, 170 डिग्री, 220 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार कितना होता है? आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, इनमें से कोई नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकासशील। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक, एचडीएफसी। भारत में सबसे बड़ा जो बैंक है वो है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्या है? अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अग्नि जो है आपका ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जब अग्नि को आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो हिंदी में कन्वर्ट करने पर हिंदी का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अग्नि, बड़वाग्नि, दावानल, जठराग्नि। सोचने वाली बात है। क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत कराए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ भी गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आग। आग जो ये हिंदी भाषा का शब्द है तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मीनाक्षी सही शब्द हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि अनुप्रास है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस यूनिक है, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए। जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, शब्दालंकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बताइए क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसकी संधि क्या होगी। इसकी संधि हो जाएगी प्रतिधन एक। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको ए मान लिया जाएगा। तो छोटी ई प्लस ए, छोटी ई प्लस ए मिलकर क्या बना? छोटी ई प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ठीक है, तो ए नियम के अनुसार किस में आता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रत्येक में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप इसकी संधि कर लीजिए। तो सूर्योदय की संधि क्या होती है? सूर्योदय की संधि होती है सूर्य धन उदय। इसको तो मान लिया जाएगा आ और इसको ओ मान लिया जाएगा। तो छोटा आ प्लस ओ मिलकर क्या बना? ओ बन गया। करेक्ट है। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगी? ओ किस में आता है नियम के अनुसार? ओ आता है गुण स्वर संधि में। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी गुण स्वर संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मेरे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मुझे कपड़े पहनने हैं, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।
चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रमित करना, प्रबोलन देना, पशु को घास देना, सिर से गठरी उतारना। चारा फेंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो चारा फेंकना यानी कि प्रलोभन देना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लालच देना, ये भी कह सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। सज्जन पुरुष वे है। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है पुरुष। पुरुष जो है ना, ये अनावश्यक शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला, महादेवी, नागार्जुन, केदारनाथ। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत, त्रिपाठी, निराला। करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? प्रार्थना पत्र, निजी क्षेत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। शिकायती पत्र आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61वां क्वेश्चन हमारा, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, शंकर शेष, कमलेश्वर। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित में रहा है? विद्यानिवास मिश्र जो है ना, ये निबंधकार के रूप में चर्चित रहे हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 62 से 63 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? अगर आप लोग अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, अनुच्छेद जो है ना ऐसे लिखा जाता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पूंजीवाद कैसे लिखा जाता है? पूंजीवाद को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, पूंजीवाद जो है ना ऐसे लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, इन पर 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 65 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कवीश्वर, कवीश्वर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले आप इसकी संधि कर लीजिए। कवीश्वर की संधि क्या होती है? कवि धन ईश्वर। इसकी संधि क्या होती है? कवि धन ईश्वर। तो देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा छोटी, इसको मान लिया जाएगा बड़ी। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई बन गया। तो नियम के अनुसार बड़ी ई किस में आता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। वैसे तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवीश्वर जो संधि है ये काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे याद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अब जैसे कि संसार है, इसमें कौन संधि होगी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। मैंने पढ़ा और मैंने टिक कर दिया कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कैसे? संसार की संधि क्या होती है? सत्य धन सार। तोड़ लिया आपने, इसकी संधि कर ली। तो ये हलन देख रहे हैं, हलन देखकर आप कैसे कर सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी संधि को करने की जरूरत भी नहीं, दिमाग में आंसर तुरंत टच हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 67 नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चंद्रमा, चांद, चंद्रमा, चंद्र या चंद। तो तत्सम शब्द की पहचान कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो चंद्रमा जो है ना, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। सॉरी, चंद्रमा जो है आपका तत्सम है कि तद्भव? हाँ, तत्सम है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो चंद्रमा जो है ना, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छेद, डंडा, विभा या सीन, इसमें आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। अब देखिए, विभा जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि विभा शब्द जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, निर्देश दिए जा रहे हैं
निर्देश प्रश्न संख्या 68 से 69 निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दशानन, दशानन में प्रयुक्त समास क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर होता है बहुप्रिय समास होता है। तो दशानन, 10 आनन है जिनके, यानी रावण, तो रावण जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है ना कि भगवान। तो मैं आपको बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुप्रिय समास। रोग पीड़ित, अब रोग अलग है पीड़ित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बन गया? रोग पीड़ित, कर्मधारय द्वंद्व बहुप्रिय तत्पुरुष। ऐसे भी कर सकते हैं, रोग से पीड़ित, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान से में आ रहा है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो मैंने आपको एक बार कई बार बताया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? का, गा, फा या खा, कौन सा उर्दू से लिया गया है? खा जो है ना, खा, ये उर्दू से लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन शब्दों में अंत में छोटा अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस या अकारांत। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अकारांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है, जैसे कि पा, फा, बा, भा और मा। निम्नलिखित में पा का व्यंजन नहीं है, पा, फा, भा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा, या। तो वाह है और या है। ठीक है, तो दो बचते हैं इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग का व्यंजन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो या जो है ना, ये पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी? यानी इनका देहांत कब हुआ था? 1948 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो मुंशी प्रेमचंद की जो मृत्यु है ना, वर्ष 1936 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुरंग शब्द का अर्थ होता है तरंग, घोड़ा, पानी, हाथी। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घोड़ा को कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची शब्द है? अवनीत, परिणीत, नवनीत, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? देखिए, नवनीत जो है ना, नवनीत, ये मक्खन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ये अर्धविराम चिन्ह की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, ये जो ना, ये अर्धविराम चिन्ह हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि होती है रोमन, देवनागरी, फारसी या संस्कृत। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि कैसी होती है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? रमेश का आचरण अच्छा है, वह रात भर जागता रहा, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? दिग्भ्रम, दिग्भ्रमित, दिग्भ्रांत, उद्भ्रांत। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? दिग्भ्रम जो है ना, ये शब्द विशेषण नहीं है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है? ये। इनमें से कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है? संपर्क।
ऑप्शन नंबर ए जो है ये तीनों से भिन्न हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता? अवमूल्यन, अवनति, अवमानना, अवधान। इनमें से किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता? अवधान। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा लड़का जिसके बारे में आप सोचते थे कि ये गधा है, इसको बात करनी नहीं आती, ये पागल है, अचानक से उसने टॉप कर दिया। अचानक से उसने टॉप कर दिया तो आप क्या सोचेंगे मन में कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गया। आप चकित रह गए कि वो उसने टॉप कैसे कर दिया, कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। मैं तो ये सोचता था कि उसने टॉप कर दिया। अगला प्रश्न देखेगा, विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी में कौन सा अलंकार है? वी है वाह वाह वाह, अनुप्रास विरोधाभास, अनुप्रास मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण, विरोधाभास पुनरुक्ति प्रकाश। बी ऑप्शंस जो है अनुप्रास मानवीकरण, तो बी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अंबार, भरमार, भंडार या कोठार। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहां पर देखिए आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। तो भरमार जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? आज बच्चों को इनाम दिया गया, कल विद्यालय में छुट्टी नहीं है, हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, इस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किसमें छोटा आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरमान, ग्लान, अपमान, अनुमान। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? मलयानिल, स्वपिल, उर्मिल, स्नेहिल। कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? मलयानिल, तो ये जो है शब्द प्रत्यय रहित हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 89 से 90 निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब जैसे कि पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म में प्रयुक्त संधि क्या होगी? ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों पुनर्जन्म की सही संधि विच्छेद हो जाएगी पुनर्धन जन्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पुनर्जन्म में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पितृ ऋण, पितृ ऋण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? सॉरी, पितृ ऋण की संधि क्या होगी? पितृधन ऋण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पितृ ऋण में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, तो पितृ ऋण में प्रयुक्त संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 92 नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते। कान, नासिका, परीक्षण या कटक। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप हिंदी भाषा के शब्द की पहचान आपको करनी है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर क्या हो जाए? मैंने पढ़ लिया और आंसर मेरे माइंड में आ गया ऑटोमेटिक। कान जो है आपका, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, इसमें आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है।
देखिए पीड़ा जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 94 निम्नलिखित विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द का चयन कीजिए। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। तो बेमल शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को इसमें से। तो खेद जो है ना, खेद, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आदि। बेमल शब्द की पहचान करनी तो आदि जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सुमनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, अति सूधो सने को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो पंक्ति जो है ना ये घनानंद की पंक्ति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। बाबू श्याम सुंदर दास को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, श्वास के आधार पर वर्णों के दो रूप होते हैं, स्पर्श, उष्म, अल्पप्राण, महाप्राण, तालुप, मूर्धन्य, सघोष, अघोष। अल्पप्राण, महाप्राण। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से दंतस्थ वर्ण है टा, चा, ता या उ। दंतव्य वर्ण है। ता, था, दा, धा, ना। ता हो गया, ता, था, दा, धा और ना, ये आपके दंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ता जो है आपका यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो यहाँ पर अब खत्म होती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।